हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप लोगों को कक्षा 10 प्रकाश का परावर्तन पहला लेसन का लघु उत्तरीय प्रश्न का सारे प्रश्न और उत्तर करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस प्रश्न वाली का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? तो अपसारी किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती हैं। आप देख पा रहे हैं, एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरण फैलती हुई चली जा रही है। तो समांतर किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। समांतर किरण पुंज के फिगर देख ही पा रहे होंगे, ये एक दूसरे के रेखा समांतर में होती हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा को, पार्ट सी को, अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः ऐसे किरण पुंज के किरणें के बीच की दूरी घटती है। जिस प्रकार से आप फिगर में देख ही पा रहे होंगे कि अलग अलग बिंदु से निकलती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके जमा हो रही है। अब इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट करें। तो पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि, इन सभी से प्रकाश की किरणें आसानी से पार की कर सकेगी। उसके बाद है परभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में होकर जाने देते हैं, वे पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, दूध इत्यादि, ये सारे उदाहरण पारभासी पदार्थ के हैं। अब हम लोग जानेंगे अपारदर्शी किसको बोलते हैं। अपारदर्शी वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, धातु इत्यादि, यह सभी अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। प्रकाश के परावर्तन को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है 2 मार्क का, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बारीकी से देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होता है। आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। ये वाले को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये वाला कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। तो वही चलिए अब इस प्रश्नावली, इस अध्याय के चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, वास्तविक और आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं, प्रतिबिंबों में क्या अंतर है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है
ये हमेशा उल्टा होता है। और वही यदि अभी आभासी प्रतिबिंब की बात की जाए तो यह किसी बिंदु स्रोत से निकलती हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आपस्त्रित होती हैं या होती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा सीधा होता है। पांचवा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इनके तीन विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। छठा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो एक बगल अवतल दर्पण देंगे, दूसरे बगल उत्तल देंगे। अब देख लीजिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या अंतर है। इसमें परावर्तक सतह धसी हुई होती हैं, उभरे भाग पर पॉलिश क्या रहता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। यदि वही उत्तल दर्पण की बात की जाए तो इसके परावर्तक सतह उभरी रहती है, धसे हुए भाग पर पॉलिश क्या रहता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब सातवां क्वेश्चन है, पहला यूनिट का, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से क्या तात्पर्य है। इन प्रश्नों का उत्तर है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, किस दर्पण का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब है, उत्तल या अवतल या समतल। इनका आंसर है उत्तल दर्पण। नौवां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के पीछे देखने के लिए आईने के रूप में क्यों किया जाता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के पीछे देखने के आईने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव फोकस के बीच होता है। इस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारणों से इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब 10वां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को प्रमाणित कीजिए कि F बराबर R/2। उपयुक्त चित्रों के परावर्तन नियम से कोण ABC बराबर कोण CBF होता है। कोण AB समांतर कोण CP, यदि ये दोनों कोण समांतर होता है तो कोण ABC समांतर कोण BCF, अतः त्रिभुज BCF समद्विभाजी त्रिभुज होगा। CF बराबर BF होगा। PC इज इक्वल टू 2PF होगा, तो PC इज इक्वल टू 2F हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू R/2 हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब का बनना दिखाए इस प्रकार। प्रयुक्त अवतल दर्पण का व्यवहारिक उपयोग को बताएं। व्यवहारिक ज्ञान, इसका प्रयोग हजामती दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है। इस प्रश्नावली के 14वां क्वेश्चन है, इसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण की सहायता से सीधी प्रतिबिंब बनना हो तो दर्पण के वस्तु की दूरी का व्यास क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनाने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचे। उत्तर, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने उसके ध्रुव के फोकस के बीच में हो तो वस्तु सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है। अतः उपयुक्त परिस्थिति में वस्तु की दूरी
दर्पण से 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। प्रतिबिंब आभासी काल्पनिक होगा और यह वस्तु से बड़ा होगा। यही 16वां क्वेश्चन है। कल्पना कीजिए कि चमकीले कागज को ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप किस प्रकार के प्रतिबिंब देखेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर है, प्रश्न के अनुसार बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। ऊर्ध्वाधर यह एक समतल दर्पण के क्षैतिज एक उत्तल दर्पण के तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा। और इस प्रश्नावली का 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार से दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं। कार के हेडलाइट में इसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वही यदि बात की जाए वाहन के साइड मिरर के पीछे आईना के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि मैं बात करूं सौर भट्ठी में तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहूँगा, इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।